गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिल्वर बेडिंग चैप्टर हमने आधा जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं और कोशिश करूँगी कि 2 ही पार्ट में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि यशोधर बाबू के बारे में कि उनके जो बच्चों और पत्नी के साथ उनके विचारों में मतभेद रहता है, इसलिए वो घर जल्दी नहीं जाना चाहते और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बाहर गुजारते हैं। तभी वो बिड़ला मंदिर में धर्म से संबंधित प्रवचन सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान धर्म में भी नहीं लगता है, प्रवचन में भी नहीं लगता है। इसका कारण होता है कि वो वहाँ पर धर्म संबंधित प्रवचन इसलिए सुनने बैठते हैं क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार उनका ध्यान भटकता रहता है। चलिए आज आगे करते हैं। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे। अब वो प्रवचन में बैठे थे, जनार्दन नाम सुना तो उन्हें भगवान से उनका ध्यान था वो हट गया और जनार्दन जोशी उनके जीजा जी थे वो याद आ गए। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया। संयुक्त परिवार जैसे कि सब पहले इकट्ठे रहते थे, लेकिन अब सारे अलग अलग हो गए हैं। पत्नी और बच्चों की धारणा मतलब सोच है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव, यानी कि परिवार उनसे नहीं लगाव रखता बल्कि यशोधर बाबू परिवार से लगाव रखते हैं, ये सोच थी यशोधर बाबू के बच्चों और पत्नी की। लेकिन ये जो लगाव था वो आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, यानी सर्वथा पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंशियली कंडीशन से। यशोधर जी खुशी के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, यानी कि एक्साइटेड हों। किसके लिए? पारिवारिकता, परिवार को के लिए। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है। अभी उस दिन हद हो गई। कुमाऊ बेटे, कुमाऊ यानी कमाऊ, जो कमाता है, पैसे कमाता है, बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के पैसे मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि जब यशोधर बाबू के माता की मृत्यु हो जाती है तो यशोधर बाबू अपनी बुआ, जो विधवा बुआ होती हैं, उन्हीं के पास पलते बढ़ते हैं। अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो यशोधर बाबू उनकी सहायता करते हैं, लेकिन जो बेटा है वो इसके लिए मना कर देता है। यशोधर बाबू का कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके, यानी कि साख होती है पहुँच, जान पहचान। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि अभी मेरी इतनी जान पहचान है कि मुझे कोई 100 रुपये उधारे दे दे। यशोधर जी का नारा, हमारा तो शेप ही ऐसा देखा ठहरा, यानी कि हमारा तो तौर तरीका, शेप का मतलब रहन सहने का जो तरीका है वही ऐसा है। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है, यानी कि परिवार से मिलजुल के रहने की। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है, यानी कि वो स्वयं तो कभी परिवार के साथ रहे ही नहीं। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते, यानी कि जब बुआ के पास परिवार ही नहीं था तो इतने संस्कार उन्होंने परिवार के लिए ही नहीं थे, ये मानना था उनकी पत्नी का। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। जब वो दिल्ली आए, पहले बुआ के पास रहे, बचपन में माता की मृत्यु हो गई, और अब वो कृष्णानंद जी के साथ रहे, जिसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग से ही किसनदा कहा गया है। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है, ये कौन कहती हैं? ये यशोधर बाबू की पत्नी, कि जब वो कृष्णानंद जी के साथ रहे तो कृष्णानंद जी कुंवारे थे। अब कुंवारे की कोई घर गृहस्थी या परिवार तो होता नहीं है, तो वहाँ से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है, आग्रहपूर्वक रिक्वेस्ट से कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो, यानी कि जो किसनदा जैसा कुछ बताते थे आपको लगता है कि आपने वैसा ही सब कुछ महसूस किया है। किसनदा का जो भी मालूम था सब आप उनको एहसास में
पिरो लेते हो। वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। गवई गांव के लोगों से, यानी कि कृष्णानंद की खुद की फैमिली तो थी नहीं, तो उन्होंने भी तो गांव के लोगों से ही ये सब कुछ सीखा हुआ है कि परिवार क्या है, साथ रहना चाहिए। उनका खुद का परिवार नहीं था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदास तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। अब जो पत्नी है, जो यशोधर बाबू की पत्नी है, वो कहती है जो किशनदास थे यानी कि कृष्णानंद, वो तो जन्म से ही बूढ़े थे। उनके जो विचार थे या उनका जो रहने सहने का तरीका था कि किसी घर गृहस्थी में उनका मोह नहीं था, तो वो तो जन्म से ही बूढ़े थे। अब तुम क्यों उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। किसको कह रही है? यशोधर बाबू को, कि आप उनकी तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा है जो क्या नहीं रखा है। मतलब कि मैंने तुम्हें देख नहीं रखा कि शादी के बाद तुम्हारा हालचाल कैसा था। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। गजल हुई और सहगल के गाने, यानी कि सिर्फ गजल ही नहीं गाते थे, सहगल के गाने भी आप गाते थे। ये कौन कह रही है? यशोधर बाबू की पत्नी कह रही है। किसको कह रही है? यशोधर बाबू को कह रही है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। यानी कि यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें तो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ बुजुर्गियत होता है बुढ़ापा, यानी कि अब उम्र में तो बड़ी हो रही है और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उसमें चेंज, उसमें परिवर्तन आना भी तो सही है। ये किसका मानना है? यशोधर बाबू का। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में यानी कि बुढ़ापे में ये बगैर बाह का ब्लाउज, बगैर बाजू का ब्लाउज, और यह रसोई से बाहर दाल भात यानी कि खाना मान सकते हैं, भात होता है चावल, कि खाना खा लेना, यह ऊंची हील वाले सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो ये सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। ये डायलॉग यशोधर बाबू का है जो पूरे चैप्टर में चलता है। सम हाउ इम्प्रॉपर का मतलब जो कुछ ठीक ना लगे, जो उचित ना हो। ठीक है। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। कौन कह रहे हैं? यशोधर बाबू। किसको? अपनी पत्नी को। देयरफॉर तुम लोगों को जो भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे तौर तरीके से रहने दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी मुझे मेरे तौर तरीके से तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। किसको? यशोधर बाबू को। मतलब यशोधर बाबू ने ये सोचा कि जब मैं भगवान में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा दिमाग तो अपने परिवार की सोच में ही डूबा हुआ है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता। यानी कि जब वो ध्यान लगाते, मेडिटेशन करते, परम सत्ता भगवान में लीन नहीं होता, बल्कि परिवारों के ही विचार जो चलते रहते, ख्याल आते रहते। यशोधर जी चाहते कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते कि परहैप्स होता है शायद, ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। यानी कि वो ध्यान लगाना सीखना चाहते हैं, लेकिन सोचते कि अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मुझे ध्यान वगैरह लगाना है तो ये मुझे शायद रिटायरमेंट के बाद सीखना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए प्रिस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। प्रिस्क्राइब्ड होती है बताई हुई, वानप्रस्थ होती है वान को प्रस्थान, वन में प्रस्थान, वन को प्रस्थान, यानी कि वन को प्रस्थान का अर्थ है कि पहले के समय में बताया गया है कि बाल्य अवस्था, एक बाल्यकाल होता है, बाल्य अवस्था होती है, फिर युवावस्था में ब्रह्मचार्य अवस्था होती है, और फिर उसके बाद मतलब युवावस्था ब्रह्मचार्य अवस्था होती है जो कि घर गृहस्थी की अवस्था होती है। उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है कि जब आप घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको अपने मतलब भगवान की तपस्या वगैरह करने के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। प्रिस्क्राइब मतलब बताई हुई ये चीज़ें।
वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। वानप्रस्थ यानी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर यशोधर बाबू अपने पुश्तैनी, जो आपकी पुश्तों से यानी पीढ़ियों से, जो पीढ़ियों से आपके पास जो चीज़ है वो पुश्तैनी होती है, रिटायर होकर अपने गांव जाना चाहते हैं। फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, समझे मतलब फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, यानी कि वो अपनी ये भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर जाना चाहते हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइश बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं। यानी कि ऐसी बातें पैदाइश बुजुर्गवार जिस किशनदा को उनकी पत्नी कहती हैं, जो यशोधर बाबू को जब ताने मारती हैं कि किशनदा तो जन्म से ही बूढ़े थे, तो तभी यहाँ पर कहा गया है कि पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह ही झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। नकली सी हंसी का मतलब है कि वो दिल से खुश नहीं होते, बट वो हंस के दिखा देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य यानी कि हर रोज नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। किशनदा दिल्ली में रहते थे तो यशोधर बाबू उनसे रोज मिलने जाया करते थे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में, मानस पुत्र किसको कहा गया था? मानस, रामचरित्र मानस, यानी कि एक आदर्शवादी जो पुत्र थे, कौन? यशोधर बाबू। और किसके लिए थे? किशनदा के लिए। तो इनके क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। हेल्दी स्वस्थ, वेल्दी पैसा, एंड वाइज बुद्धिमान। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। इस यशोधर यानी कि जो जल्दी उठता है, जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, वही हेल्दी होता है और वही बुद्धिमान बनता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना ज़रूरी समझा कि भाऊ यानी कि भाई यानी बच्चा आज सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। कौन? यशोधर बाबू को देखते थे किशनदा। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है, बच्चा कहता है। यह सवेरे हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते, रिक्वेस्ट करते कि चाय पी कर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, यानी कि चाय पी लेते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा जी की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की है। यानी कि जब भी वो किशनदा को याद करते हैं तो किस तरह के व्यक्तित्व, किस तरह की पर्सनैलिटी में याद करते हैं, जब वो सुबह घूमने जाते थे। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन जो लोग होते हैं गरम, सिर पर गोल विलायती टोपी जो कि धूप के लिए चारों तरफ से उसके कवर होती है। विलायती टोपी, विलायती होती विदेशी टोपी, और पाँव में देशी खड़ाऊ, यानी कि मिक्सचर सा बताया गया है कि जो किशनदा थे वो क्या थे, कुछ विदेशी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे और देशी चीज़ों के पक्षधर भी थे। जिस तरह से यशोधर बाबू है, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो विलायती चीज़ें उनको कम पसंद करते हैं। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ जो लकड़ी की बनी होती है धारण किए हुए, और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, क्योंकि सुबह जब घूमने जाते थे अगर रास्ते में कुत्ते मिलते तो उनको दूर करने के लिए एक छड़ी रखते थे हाथ में। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। पट शिष्य यानी कि खास शिष्य होता है, जो शागिर्द भी कहते हैं, जिसको चेला भी कहते हैं, कि खास शिष्य की उन्होंने भूमिका निभाई जब तक दिल्ली किशनदा के पास रहे। उत्साही कार्यकर्ता मतलब एक्साइटेड होकर सारा काम करते थे, पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। किस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया? घर में होली गवाना, जौ
पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। ठीक है, तो घर में जो यशोधर बाबू थे वो घर में होली गवाते थे। जुन्यू पुन्यो यानी जनेऊ जो हिंदू धर्म में एक धागा सा पहना जाता है, उसका एक मतलब पूर्ण रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जैसे नामकरण वगैरह होता है। कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों जो कि उस धर्म से जुड़े हुए होते थे, जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। तालीम होती है शिक्षा, यानी कि रामलीला के लिए वो जो प्रैक्टिस करते थे उनको अपना एक घर का कमरा दे देते थे। और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसनदास से विरासत के में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया। यशोधर बाबू कहते कि ठीक है, उनके बच्चों और पत्नी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन इससे बुरा तो ये है कि इन आयोजनों का अब कोई खास समाज में उत्साह रह नहीं गया, यानी कि त्योहार परिवार को लेकर लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यानी कि वो कहते हैं कि मुझे सम्मानित बुजुर्ग अगर मान रहे हैं बच्चे तो कोई बात नहीं कि बुजुर्ग मान ले, लेकिन सम्मान के साथ वो सम्मान भी तो मिलना चाहिए जो बुजुर्ग को मिलता है। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किसनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, यानी कि वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं, बच्चों को आज़ादी देते हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते। दुराग्रह होता है कि बुरा आग्रह, बुरी रिक्वेस्ट, गलत बात नहीं कहना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझ लें। यानी कि वो यशोधर बाबू ये नहीं सोचते कि जैसा मैं कहूँ बच्चे वैसा ही करें, वो ये सोचते हैं कि कम से कम बच्चे जो भी करें वो एक बार उनको बता दे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्सिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। कौन कहते हैं? यशोधर बाबू अपने बच्चों से, कि हो सकता है कि उन्होंने एजुकेशन उनसे ज़्यादा ली हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो यशोधर बाबू को ज़्यादा है, जिसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। मानो न मानो झूठे मुंह से ही सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। ये कौन आंसर कर रहे हैं? यशोधर बाबू के बच्चे यशोधर बाबू को कह रहे हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए, यानी कि वहाँ से ये जो सारी बातें हैं, अब तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं, ये सब यशोधर बाबू सोच रहे हैं बिड़ला मंदिर में प्रवचन सुनते हुए। अब वो सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। ये कौन सोच रहे हैं? यशोधर बाबू, कि उनके बच्चे उनकी सहायता करें। एक आध बार बेटों से खुद ही उन्होंने कहा, तब वे दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता, तू कर। यानी कि एक दूसरे आपस में ही लड़ने लगे। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब मैं बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया, जब जो उनका बेटा बड़ा बेटा है वो विज्ञापन कंपनी की बड़ी नौकरी पर गया, तब से बच्चों का इस प्रसंग पर एक ही वक्तव्य है। प्रसंग यानी विषय, जो सहायता वाला विषय है उस पर एक ही बात वो कहते हैं, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। क्योंकि जो बड़ा बेटा है वो बड़ी नौकरी लग गया, इसलिए वो कहते ईज़ा को आराम हो जाएगा। ईज़ा यानी आपकी तबीयत, आपके शरीर को आराम मिलेगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यानी कि यशोधर बाबू को इतना बुरा लगता है कि वो सारी ज़िंदगी कमाते रहे और अब बेटा जब से कमाने लगा है तो वो हर चीज़ का एक एहसान दिखाता है कि चलो नौकर की जो सैलरी है वो मैं दे दूंगा, आप नौकर रख लीजिए। यानी खुद अपने पिता की सहायता नहीं करना चाहते, बल्कि पिता को कहते कि आप नौकर रख लीजिए अपने लिए। तो यहाँ पर जो एक
दोनों के अंदर डिफरेंस दिखाया गया है कि पीढ़ियों के अंदर जो जनरेशन गैप है कि किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है वो अपने आप को नई और जो माता पिता होते हैं उनको ओल्ड समझ लेते हैं, उनकी नॉलेज को कम समझ लेते हैं। तो ठीक वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, यानी कि ठीक नहीं लगता कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यानी कि पहले के समय में जब बेटा कमा के लाता था तो या तो माँ को या पिता को ही अपनी तनख्वाह देता था, उसे किस तरह से खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ये सब पिता ही देखते थे। इसलिए यशोधर बाबू को बुरा लगता है कि उनका बेटा जो तनख्वाह है वो उनके हाथ में नहीं देता। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो तिस पर, यानी कि जिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। यानी कि अपने पैसे का घमंड भी बेटा जब बार बार दिखा रहा है तो ये उनको और भी बुरा लगता है। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। यानी कि क्वार्टर है वो तो जो यशोधर बाबू है उनकी नौकरी के कारण उनको मिला हुआ है, लेकिन बेटा उस पर भी अपना हक जताता है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी मरम्मत करवा रहा है, जैसा उस क्वार्टर को चाहता है वैसा रखना चाहता है वैसा ही कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज जो कि ड्रेसिंग होता है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी आपके लिए यह टीवी ले आया, कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यानी कि उसने सारे घर पर कब्जा कर लिया। यह अच्छी रही, अब इसका एक नौकर भी रखो घर में, मतलब अब इनका एक नौकर भी रखो घर में कि बेटों को वो तो रख ही रहे हैं, उन्होंने घर पे कब्जा कर लिया है, अब एक नौकर और रख लो। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझ जाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। यानी कि कहते हैं कि अगर बच्चे हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहते, हमारी हेल्प नहीं करते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो ये नौकर भी अपने लिए ही रखेंगे। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, यानी कि सुनती तो है मगर रिएक्ट नहीं करती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं यशोधर बाबू की पत्नी को भी बुरा लगने लगा है, इसलिए वो उनका विरोध भी नहीं करती। अगर वो अपने बच्चों का पक्ष नहीं लेती तो मतलब उसका विरोध भी नहीं करती। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद ही सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे होते हैं, जगह जगह जो ईंट पत्थर पड़े होते हैं, पटे हुए लानों को पार करके, लानों जो बगीचे वगैरह हैं जहाँ से साइड में, स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए हैं, साबुत यानी पूरे। उस दिन से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं, यानी उस 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं। 3 क्वार्टर बचे हुए हैं और उन तीनों में से कुल एक को, कौन, 3 क्वार्टर बचे हुए हैं जिसमें से 2 खाली हैं, एक में यशोधर बाबू रहते हैं तो इसलिए वो आबाद है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंत। कौन थे वाईडी पंत? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू का नेम है, पूरा नाम है वाईडी पंत यशोधर बाबू। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। जैसे कि दिवाली वगैरह पे हम सजावट करते हैं, इसी तरह से घर की सजावट हुई थी। किसके घर की सजावट हुई थी? यशोधर बाबू की। इसीलिए यशोधर बाबू चौंक गए कि ये घर किसका
अच्छा है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण, यानी कि बड़े बेटे का नाम है भूषण, पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, यानी कि मेरे वार्म्स रिगार्ड्स है वो आप अपने फादर को देना। यशोधर बाबू ठिठक गए यानी एक जगह रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने, यानी कि जो बच्चे कर रहे हैं वो यही समझ सकते हैं। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। मेम साहब उस टाइम जो अंग्रेजी मैडम में होती थी उनके लिए। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप यानी कि बिना बाजू का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा यानी कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। पतलून जीन्स के लिए कहा गया है और सैंडो बनने वाली ड्रेस यानी कि जो बिना बाजू का जो टॉप है वो सही नहीं लगता किसको, यशोधर बाबू को। लेकिन यह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाए हुए, बालों में खिजाब मतलब फूल लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। यानी कि जो यशोधर बाबू हैं वो कहते हैं कि जो उनकी पत्नी है वो उम्र के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर रही हैं, इसलिए वो उनको अच्छी नहीं लगती। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों को भीड़ देखकर, आधुनिक किस्म के क्योंकि मॉडर्न लोग थे, उनकी जो ड्रेस वगैरह थी, जो भाषा थी वो बहुत मॉडर्न थी। भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। दुबके रहना, छिपे रहना। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं, यानी कि जो पहले के लोग हैं उन्हीं से ही मिलते जुलते हैं। ये किसकी शिकायत थी? बच्चों की। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। अभी जो घर के अंदर जब एंटर किया यशोधर बाबू ने, ये तब की बात बता रहे हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जब यशोधर बाबू जा रहे होते, अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं, तो उनसे उनकी शादी की डेट पूछी जाती है, तो वो बताते हैं, तो उन्हीं के एक कलीग जो उनके साथ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो बताते हैं कि आज उनकी जिस हिसाब से उन्होंने डेट बताई अपनी मैरिज की, तो इस हिसाब से आज उनकी शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं, इसलिए उस दिन उनकी सिल्वर वेडिंग थी। और जो बच्चे हैं उन्होंने उनको सरप्राइज देने के लिए यशोधर बाबू को, या फिर ये कहिए कि चैप्टर के अकॉर्डिंग यशोधर बाबू को ये लगता है कि सिर्फ अपने बॉस या अपने साथ के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कुछ अपने ताम झाम दिखाने के लिए उनके बच्चे ये सब करते हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? कौन कह रहे हैं? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार यानी कि महीने के 1,500 कमाने लगा, तब से। ये कौन जवाब दे रहा है? यशोनी भी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAM पास हुआ है और दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? यशोधर बाबू का बेटा नहीं कह रहा, बल्कि जो यशोधर बाबू का भांजा है वो यशोधर बाबू को कमेंट करता है कि ये सिल्वर वेडिंग कब से मनाने लगे? जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने के कमाने लगा है, तब से। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। लोग बाग यानी कि बाकी लोग उनसे जलते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि, लेकिन जब भी, तथापि का मतलब जब भी, वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस
कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब अगर उनका बेटा उनके कहने पे सरकारी नौकरी नहीं करता तो भी अपने बेटे की कदर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 1,500, उस समय में बहुत बड़ी रकम होती थी 1,500 की महीने के, और प्लस में उनको जैसे बाकी डीए वगैरह कुछ अदर जो ये थे सुविधाएं थी वो भी उनको मिलती थी। तो ये सब कोई छोटी बात नहीं थी। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं। यानी कि बेटे जब भी कोई चीज़ लाए तो उनके बारे में उन्होंने ऐसा ही कहा कि ये क्या है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि लेकिन फिर भी उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें यह नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। यानी कि कहने का भाव है कि बेशक वो उनसे मतभेद रखते थे अपने बच्चों से, लेकिन कम से कम उनकी कामयाबी देखकर उनको इस चीज़ की खुशी रहती थी। मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए बेटे जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया, मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती है, यानी कुछ ठीक रोटी नहीं लगती। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी में मान लिए जाते। यानी कि अगर उनके घर में गैस नहीं होता तो उन्हें चपरासी की श्रेणी में मान लिया जाता। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं, मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन में तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यशोधर बाबू को सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ नई आधुनिक चीज़, आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ दिखावे के लिए इन चीज़ों का यूज़ उनको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए हैं। अपनी सिल्वर बैडिंग को यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कॉरपोरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आप फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। यानी कि यहाँ पर फिर वही बात यशोधर बाबू को समझ आती है कि ये पार्टी उनके लिए ना रखकर उनके बच्चे सिर्फ अपने बॉस को घर तक बुलाने, दावत देने और उनको खुश करने के लिए ये पार्टी उन्होंने रखी है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। चचेरा भाई है किसका? उनकी पत्नी का, यानी कि उनका साला हुआ। किसका? यशोधर बाबू का। बड़ी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, और इनकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है, क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो ज़्यादातर मतलब झूठ बोलता है, काउंसलिंग करता है। इसी की सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को जो अपना ये संपन्न साला है, मतलब यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछा यानी छोटेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, यानी पत्नी को कहते हैं कि इनकी वजह से ही भूषण बिगड़ गया है, तो पत्नी को गुस्सा आता है, ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हैं बिगाड़ दिया है। ये कौन कह रहे हैं? यशोधर बाबू की पत्नी।
भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उसकी ओर बाइडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। यानी कि यशोधर बाबू ने कहा कि बेशक वो सनातनी हैं, जन्म से ही संस्कारी कुमाऊनी है, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू ने सबका जो स्वागत था वो विलायती रीति रिवाज से किया ताकि सबको पता लगे कि ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं। किसनदा कहा करते थे, आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। ये किसने कहा? किसनदा ने, जिसको फॉलो करते थे यशोधर बाबू, कि सब कुछ आना चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों में ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, आग्रह रिक्वेस्ट। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने की कोई हिचक नहीं हुई। वहीं उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती, बचकानी बच्चों की तरह। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, ये सब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली, अनमनी बिना मन के। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने तो खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले एक तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा। यानी कुछ समय पहले जब तक यशोधर बाबू से जो किसनदा से नहीं मिले थे तब तक वो क्या थे? मांसाहारी थे, लेकिन अब वो केक का टुकड़ा भी नहीं खाते क्योंकि उसमें अंडा है। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न कोशिश किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की, यानी शाम की पूजा। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। यहाँ पर कौन कहते हैं? यशोधर बाबू के बेटा। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो हैड, यानी कि आप सब पार्टी इंजॉय कीजिए, फॉर्मेलिटी नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर की ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम के 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पदासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। पदासन यानी कि चौकड़ी मारकर आसन लगाकर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला पुंज दिखाई दे, मगर उन्हें किसनदा दिखाई दे रहे थे। यानी कि वह भगवान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दिखाई कौन दे रहे थे? किसनदा। यशोधर बाबू किसनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मरे। यशोधर बाबू किससे पूछ रहे थे? किसनदा से, कि कैसे, मतलब जो हुआ होगा का क्या मतलब है, आप मरे कैसे। किसनदा कह रहे थे कि भाऊ यानी बच्चे सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, यानी कि किसी ना किसी दिन तो ऐसा होता है कि इंसान जीते जी भी मर जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी यानी कि जो शादी ना करे, अमीर हो, गरीब हो, मरते हो, जो हुआ होगा से ही है। मतलब जो कोई भी हो, लेकिन मरता किससे है? जो हुआ होगा। जो हुआ होगा का मीनिंग हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, पता ना चले
कि मरने का कारण ही ना पता चले। मतलब हर इंसान मरता है तो उसका कोई कारण नहीं जानता कि वो किस तरह से मरता है, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, यानी कि जब जन्म लेता है तब अकेला ही आता है, मरता है तब अकेला ही जाता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना है। यानी कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं बस वही हमारी ज़िंदगी है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, फिर एक गोल विलायती टोपी पहनी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथों में डंडा धारण के इस किसंदा से। यानी कि यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ता, ऊनी ड्रेसिंग गाउन जिस रूप में उनको दिखाई देते थे, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ, वो सच में दिखाई नहीं देते थे किसंदा यशोधर बाबू को, सिर्फ इमेजिन जो वो करते थे। हाथ में डंडा धारण के किसंदा ने अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। कौन? यशोधर बाबू। और अच्छी तरह से जानना चाहते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम परिवार के साथ भी अकेले कैसे हो सकते हैं। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी, यानी कि गर्म चाय। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे, पीते हुए प्रवचन मतलब बातें बताते थे, और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, यानी जो चीज़ समझ नहीं आती थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। यानी कि यशोधर बाबू को लगता है कि वो अकेले ही रहे और आज भी अकेलेपन के ही हिमायती हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी, और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, यानी कि यशोधर बाबू का बेटा, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। कौन? यशोधर बाबू। यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो समझा रहे हैं कि इस उम्र में आकर, यानी कि आज उसके बच्चे उसके साथ नहीं है, कल को जो उनका बेटा है उनके बच्चे भी उनसे मतभेद रखेंगे, उनके साथ नहीं होंगे। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उसकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर, आश्वस्त यानी जान लेने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने, पूजा करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, है पार्टी खत्म हो गई है, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। यानी कि अब जो ये गमछा है क्या वो हम पहने रख सकता हूँ मैं। इनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट, कि आप लिमिट में क्यों नहीं रहते। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी, यानी जिसमें आसानी महसूस होगी, जो मुझे सही लगेगा वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज नहीं आती, यानी कि हमें तो अच्छा नहीं लगता। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी, बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट। ओह, इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, यानी कि फटा जो उनका पजामा टाइप जो है पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? यशोधर बाबू का बेटा। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर बाबूजी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन को शेष करते हुए उन्होंने कहा,
अच्छा, तो यह है ठहरा ड्रेसिंग गाउन। अच्छा, इसको कहते हैं ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, यानी कि उनकी आंखों में पानी आ गया। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। मतलब यह उन्होंने जब ऐसा उनके बेटे ने ऐसा कहा, वह यह नहीं कह रहा था कि दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। यानी कि यशोधर बाबू के बेटे ने उनको ऊनी गाउन ला के दिया और कहा कि आप सवेरे दूध लेने जाएं तो ये पहन कर जाएं जिससे हमारी इमेज अच्छी हो। तो यशोधर बाबू को लगा कि उनके बेटा यह भी कह सकता था कि आप अब आपकी उम्र हो गई है, आप सुबह जल्दी ना उठे, आपके दूध सुबह जल्दी उठकर मैं ले आया करूँगा। इसलिए किसंदा यशोधर बाबू को लगा कि जैसे उनके अंदर किसंदा उतर गए हैं, जो कि अकेलेपन के हिमायती थे। अब जो यशोधर बाबू है उनको ये लग रहा है कि वो आज भी अकेले हैं, चाहे वो घर गृहस्थी उनके साथ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।